आज हम लोग की खबर टुडे की टीम आज बैरगनिया प्रखंड के दौरे पे है और अभी हम लोग बैरगनिया प्रखंड मुख्यालय से ढाका लौटने के क्रम में हम लोग जमुआ पंचायत के बिल्हारदे गांव के चौक पे खड़े हैं। यहाँ पे काफ़ी भीड़ देखा तो हम लोग की टीम यहाँ पे रुक गई और अभी पंचायत चुनाव के अंतिम दौर चल रहा है और यहाँ 15 नवंबर को चुनाव होना है और सारे प्रत्याशियों को सिंबल अलॉट हो चुका है और काफ़ी संख्या में यहाँ पे हर वर्ग के लोग बैठे हुए हैं और ये जमुआ पंचायत के अंतर्गत ये गांव आता है और इस पंचायत में काफ़ी कैंडिडेट हैं। यहाँ ठंडक तो दस्तक दे चुकी है लेकिन इस पंचायती राजनीति ने इतना गर्माहट पैदा कर दिया है कि लोग रात के अंधेरे तक में एक एक दरवाजे को खटखटा रहे हैं। कुछ ग्रामीणों से बात करेंगे और यहाँ का नब्ज टटोलेंगे कि इस पंचायत में क्या प्रमुख समस्याएं हैं और किस पे ये लोग रुझान कर रहे हैं और क्या यहाँ पे परिवर्तन होगा। जी, मेरा कहना यही है कि यहाँ सबसे बड़ी समस्या नल पोखर का है, जहाँ लोगों को पानी के आने में बहुत दिक्कत होती है। तो हम यही बढ़िया कोई भी को कैंडिडेट अच्छा चुने जो ये काम पूरा करके हम लोग को दे। पढ़ाई और लिखाई के लिए बहुत ही प्रॉब्लम होती है यहाँ पे जमुआ पंचायत में खास करके, और जो ये पानी है उनके लिए कोई प्रत्याशी अभी तक उसको ढंग से ठीक करने के लिए तैयार नहीं हुए हैं। वो हम चाहते हैं कि वो ठीक कराए और हम वोट देने के तैयार। आपकी बस्ती से अगर इतने कैंडिडेट हैं तो आप लोग फिर कैसे सीट जिताएंगे और कैसे यहाँ का जो समस्या आप बता रहे हैं हल हो पाएगा। ये समस्या के लिए तो मेरे फैज़ अहमद सिद्दीकी साहब है, वही सबसे बेटर है सब कैंडिडेटों में, एजुकेटेड के मामले में हो या कोई भी चीज़ समाधान करने के मामले में। मेरे पंचायत में कुछ ऐसे भी प्रत्याशी है जो यहाँ के निवासी ना होके भी यहाँ पे नॉमिनेशन किए हैं। तो लोगों से मुझे ये अपील है कि जिसका यहाँ पे घर ना होते हुए भी अलग पंचायत से यहाँ से किए हैं, नॉमिनेशन किए हैं, तो उसको यहाँ से उसको लोगों को समझे, लोग समझ के वोट गिराए और फैज भाई को समर्थन करें। चाचा, 5 साल जो यहाँ वर्तमान मुखिया रहे हैं, क्या उनके काम से आप लोग संतुष्ट हैं कि इस बार परिवर्तन होगा इस पंचायत में। जी नहीं, यहाँ एक मदरसा धार्मिक स्थान है मुसलमानों की, जिसमें रास्ता ब्लॉक है, बच्चे कलाम पाक लेके जाते हैं, लेकिन कितने बेहुरमती होती है। वह आसमानी किताब नाजिल है और उसको ले जाने में भी इतना बेहुरमती है कि क्या हम लोग बताएं। कहीं से कोई नेता भी नहीं इसको कर रहा है। 3 महीना पहले हम आए थे, उसका रिपोर्ट बनाए थे हम, तो अब तक 3 महीना में क्या उसका अभी हल नहीं हुआ है। कुछ नहीं हल हुआ है। मदरसा का रास्ता रोक है, समझे कि नहीं, आना जाने में बहुत दिक्कत होता है। तो आप लोग मुखिया या विधायक के पास उस समस्या के लिए नहीं गए हैं। हाँ, अभी कहते से जीत जाने पर मतलब ऐसे मतलब मुखिया थे जो पिछले, वो हमारे यहाँ देखने भी नहीं आया कि क्या स्थिति और परिस्थिति है। और मैं आपको बताता हूँ कि 1 नंबर से लेकर 4 नंबर तक जो बीच में गांव का रोड है, प्रत्येक दिन एक टेम्पू पलटता है इस पे, और थोड़ा सा भी बारिश होने के कारण यहाँ की स्थिति इतनी बद से बदतर हो जाती है कि अगर बच्चे रोड पे निकल जाए तो वो डूब जाएंगे, इतना पानी हो जाता है। तो इसमें माँ बाप एक्टिव रहते हैं कि अपने बच्चों को बाहर नहीं निकलते। इस चीज का स्थिति यहाँ हो चुका है। तो आप लोग किसके तरफ है इस बार, किनको सपोर्ट करना चाह रहे हैं, ये समस्या कौन हल करेगा। ऐसे तो चेहरा बहुत है, जमुआ पंचायत में 16 कैंडिडेट है, लेकिन हम लोग चुन रहे हैं मोहम्मद है जो फैज़ अहमद सिद्दीकी साहब, उनको चुन रहे हैं क्योंकि उनको मैंने देखा और पहले से भी जानते हैं, उनके हिस्ट्री को जानते हैं, बहुत सारे वो काम किए हैं और ईमानदार है। हमारे साथ एक युवा बैठे हुए हैं, इन्होंने अभी जस्ट यूपीएससी के एग्ज़ाम में दे के यहाँ पे अपने पिताजी का हाथ बटाने आए हैं। इनके पिताजी चुनाव लड़ रहे हैं मुखिया पद पे, फैज़ अहमद सिद्दीकी के ये पुत्र हैं। इनसे भी कुछ हम बात करेंगे कि इनका चुनाव प्रचार कैसे चल रहा है। जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। देखिए, सबसे पहले मैं जमुआ पंचायत के सारे निवासियों का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मौका दिया, और जिस तरह से मैं देख रहा हूँ, जिस तरह से हवाएं बह रही है, सारी हवाएं बिल्हारदे की तरफ है और मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह भारी बहुमत से हम लोग जीतेंगे। देखिए, ये लड़ाई ना धर्म की लड़ाई है ना जात की लड़ाई है, ये लड़ाई सिर्फ हम लोग इस मुद्दे पर लड़ रहे हैं कि यहाँ पर विकास करना है। हम लोग ने बाकायदा अपना जो चुनावी घोषणा पत्र जब इशू किया, तो अगर आप उसे देखेंगे, हम लोगों ने उसमें तकरीबन 5 मुद्दे रखे हैं, जिसके अंदर 30 आइटम्स है। 30 ऐसे चीज़ें हैं जिस पे काम करने हैं। जैसे सबसे पहला हम लोग जो प्राथमिकता देंगे वो बुनियादी ढांचा, जैसे आपने सुना होगा, दूसरे ऑडियंस को आपने देखा कि नाले का मसला बहुत बड़ा है
और तकरीबन आज हिंदुस्तान को आज़ाद हुए 75 साल हो चुके हैं, उसके बावजूद भी लोग मूलभूत सुविधाओं के लिए भीख मांगना पड़ रहा है उनके प्रतिनिधि के नज़दीक। तो इस चीज़ को ख़त्म करना पड़ेगा। नाले की समस्या को ख़त्म करने के लिए बाकायदा हमारे पास प्रावधान है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे, आप खुद आपने देखा होगा पिछले तकरीबन 4 साल से 2017 से इस गांव में, इस पूरे पंचायत में धान की खेती नहीं हो रही है। सारे प्रतिनिधि से, आपके जिला परिषद साहब से बात किया, सबसे बात करने के बाद उनका एक ही जवाब था कि हमारे हाथ बंधे हुए हैं। तो हम यहाँ तक कह बैठे कि जनाब अगर आपके हाथ बंधे हुए तो दूसरों को मौका दीजिए। उसके अलावा ये सारी चीज़ों पर काम की जाएगी। उसके अलावा बिजली का यहाँ बहुत बड़ा मसला है। सिर्फ ये 3 गांव में, हसमा, बिलारदे, पकड़िया, इसमें क्या देखा कि बहुत सारे डिफेक्टिव मीटर्स है जो नए कनेक्शन दिए गए हैं, दोनों के बिल चालू है, दोनों को क्लब करके एक एक गरीब के ऊपर यहाँ 30,000 40,000 का बिल आ रहा है। इसके ऊपर मीटर करेक्शन के ऊपर जो बिल गलत तरीके से आ चुका है या अवैध रूप से जो बिल आया हुआ है, जहां पर मीटर नहीं भी लगा है, जो व्यक्ति जिसकी मृत्यु भी हो चुकी उसका भी बिल आ रहा है, तो ये सारी करेक्शन कराना, इसको प्राथमिकता दिया जाएगा। उसके अलावा शिक्षा है, स्वास्थ्य। सोशल मीडिया के माध्यम से हमको जो सूचना मिली है, आपके पिताजी पे ये इल्ज़ाम लग रहा है विरोधियों के द्वारा कि वो यहाँ पे रहते नहीं हैं और सिर्फ चुनाव में आते हैं। इस पे आप क्या सफाई देंगे जनता को? देखिए, इल्ज़ाम तो लोकतंत्र का एक हिस्सा है, अहम हिस्सा है, इसको तो आप खारिज नहीं कर सकते। देखिए, 2006 से लेकर आज तक हम लोग सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर हम लोग सक्रिय रहे। 2008 में अगर देखेंगे तो नंदवारा से लेकर बरगिनिया के बीच में जो रोड बना था उसके अंदर फंड मिसमैनेजमेंट बहुत ज़्यादा देखने को मिला। तो हमारे पिताजी बाकायदा सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के ऑफिस जाकर इनकी शिकायत किया, इस पर इंक्वायरी बैठाया। उस वक्त के जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे उनका तबादला कराया, बीडीओ के ऊपर कंप्लेन हुई, बीडीओ का तबादला हुआ, सीईओ वगैरह का सस्पेंशन हुआ। तो सक्रिय रूप से वहाँ पे थे, पंचायत में सक्रिय थे। उसके अलावा इतना ही नहीं बल्कि ये खुद अल्पसंख्यक लोगों के लिए बढ़ चढ़कर, मुसलमानों के लिए बढ़ चढ़कर उनके लिए आवाज़ उठाया। महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड के बाकायदा ये सेक्रेटरी थे। इन्होंने बहुत सारे जगह उद्योगपति द्वारा जो जगह कब्जा किया गया था उस मुद्दे को इन्होंने उठाया, हाईकोर्ट तक मसले को लेकर गए, गवर्नर से मिले। उस वक्त के जो गवर्नर थे एसी जमीर, बाकायदा उनके साथ मीटिंग रखा गया, मुख्यमंत्री से मिले। इस मुद्दे को उठाने के लिए जब सत्ता में बैठे लोग जब नहीं सुन रहे थे गरीबों की बात, तो ये यहाँ तक कि सोनिया गांधी जी का जो एनुअल कॉन्फ्रेंस था कांग्रेस पार्टी का, वहां पर जाके इन्होंने काला झंडा दिखाया। इन लोगों को अरेस्ट भी किया गया था। तो ये कभी नहीं पीछे हटे, अवाम की खिदमत के लिए कभी पीछे नहीं हटे। उतना ही नहीं, इस महामारी के वक्त आप देखेंगे इस पंचायत के अंदर ही तकरीबन 8 से 10 लाख रुपए दिए गए। किस चीज के लिए? मास्क, सैनिटाइजर, सोप वगैरह प्रोवाइड किया गया। कितने लोगों को मिला नहीं पता, लोगों को पता ही नहीं क्या हुआ। हम लोगों ने व्यक्तिगत तौर पर, अपने तौर पर हम लोगों ने 15,000 फेस मास्क डिस्ट्रीब्यूट कराया हमारी कंपनी की तरफ से। उतना ही नहीं बल्कि जो मुंबई में डॉक्टर्स थे उनको भी प्रबंध कराया। और इस गांव के अगर देखते हैं, इस गांव में 2019 के अंदर हमारा दौरा हुआ था, तो हमने देखा कि बहुत सारे लोगों को 6,000 जो बाढ़ पीड़ित लोगों को जो फंड दिया गया था नहीं किया गया, तो उनके खिलाफ भी हमने आवाज उठाया। उतना ही नहीं बल्कि यहाँ के कुछ प्रवासी जो बाहर काम करते हैं, मलेशिया वगैरह गए थे, अवैध रूप से टूरिस्ट वीजा के ऊपर इन लोगों को बाहर भेजा गया। हम लोगों ने बाकायदा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की मदद से, जो हाई कमीशन कुआलालंपुर के अंदर था, उसकी मदद से हम लोगों ने इनको सेफली इंडिया डिपोर्ट कराया कोलकाता। उसके बाद जाके चैन मिली। तो ऐसा नहीं, हम लोग पूरे तकरीबन जो भी 10 साल 12 साल का जो वक्फा है हम लोग सक्रिय थे। हमको जो सोशल मीडिया के माध्यम से सूचना मिली है कि आपकी इस गांव से ही कई कैंडिडेट हैं, तो फिर आप दूसरे गांव में कैसे प्रचार करने जा रहे हैं? कैसे लोगों को कन्विंस करेंगे कि आपके साथ में इतना जनसमूह है? देखिए, जैसे मैंने कहा कि ये लड़ाई ना धर्म की है ना जात की है। हम लोग लगभग तकरीबन 19 आम सभा रख चुके हैं। लगभग हर टोला में जाते हैं, 60-70 लोगों को इकट्ठा करके उनको समझाते हैं, समाज की समस्याओं से रूबरू कराते हैं, उनको जागरूक कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि सब लोग सही निर्णय लेंगे। और जहाँ तक कैंडिडेट्स की बात आई, हमारे ही गाँव में तकरीबन 4 कैंडिडेट्स हैं। तो 4 कैंडिडेट्स में तो पहले तो है वो तो जनाब अभी तक विदेशी हैं। मतलब दूसरे जो कैंडिडेट्स हैं उनको हमारे पंचायत ने मौका दिया था, एक बार 5 साल मौका दिया था, लेकिन कुछ नहीं किए पंचायत के लिए। सबके सामने उनका काम है। उसके बाद जो तीसरे कैंडिडेट्स है वो जहांगीर आलम जी है। उनके पास तो कैंडिडेट भी नहीं था। अगर आप उनका जो नामांकन देखेंगे उसमें अफगाना खातून है। अफगाना खातून उनकी बहन है। उनकी शादी बरवाटोला में हुआ है। मतलब देखिए, पंचायत में जो चुनाव होता है वो पंचायत के लोगों के लिए है। आज ऐसा हो गया है कि आपकी कैंडिडेट चकवा की है। मतलब ये लड़ाई जमुआ वर्सेस जमुआ होना चाहिए। आज क्या हो रहा है कि चकवा वर्सेस जमुआ है। आमतौर पर जब देखेंगे तो मुखिया जो होगी उसका इनडायरेक्टली उसका जो दूसरा मुखिया होगा उसका पति होगा या उसका बेटा होगा, ना कि जहांगीर आलम जी।
अगर आप देखते हैं तो ये लड़ाई अब जमुआ वर्सेस चकुआ हो चुका है। अब लोगों को चुनना है कि वो अपना समस्या लेके चकुआ जाना चाहते हैं कि जमुआ में ही हल करवाएंगे। जी, आपने तो बता दिया कि आप कंटिन्यू समाज में आपका परिवार या आपके अब्बू आप लोग सक्रिय रहे हैं, किसी न किसी माध्यम से आप लोग बाहर भी रहे हैं तो गांव के लोगों की सेवा किए हैं। अगर आपको जमुआ पंचायत की महान जनता अगर मौका देती है 5 साल के लिए, तो आप किन मुद्दों को प्राथमिकता देंगे सबसे पहले? देखिए, सबसे पहले तो बुनियादी ढांचे को मजबूत करेंगे। कोई भी देश या कोई भी पंचायत उस वक्त तक विकसित नहीं होगा जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत ना हो। तो जैसे हमने कहा कि सीवेज का बड़ा मसला है, मतलब पानी की निकासी नहीं हो पाती है। नाले के जो पानी, गंदा पानी होता है, लोग रोड पर ही डिस्पोज करते हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, मस्कीटोज वगैरह, कीड़े मच्छर वगैरह पैदा हो रही है। बहुत सारे बच्चे हैं जो खेलने के लिए जगह नहीं है, गंदे पानी से गुजरना पड़ता है। ये महीना है, एक पावन महीना है, छठ का महीना है। देखेंगे आज बहुत सारे जो हमारे हिंदू भाई बहन हैं, वो लोग गंदे पानी को लांग के जाएंगे। बहुत सारे मुस्लिम हमारे हैं जो नमाजी लोग हैं जो नमाज पढ़ने जाते हैं, गंदे पानी को लांग के जाते हैं। तो सबसे पहले नाली को प्राथमिकता देंगे, उसके बाद नाले की खुदाई कराएंगे ताकि धान की फिर से खेती शुरू हो जाए। उसके बाद जो हम दूसरी प्राथमिकता देंगे, जो पहली ही प्राथमिकता होगी, वो होगी शिक्षा के ऊपर। दूसरी जो प्राथमिकता जो देंगे, दूसरी क्या है, पहली प्राथमिकता होगी हमारी, वो होगी शिक्षा के ऊपर, शिक्षा और खेल के ऊपर। शिक्षा में क्या है, जो बच्चे आधुनिक सुविधा जो हो पाएगी, सरकारी स्कूल से लेकर प्राइवेट स्कूल में हम लोग आधुनिक सुविधाएं प्रोवाइड करेंगे, भले वो ऑडियो विजुअल्स हो या जिस माध्यम से हो। हम बच्चे के अंदर साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करने के लिए जो होगा, हम सारी आधुनिक सुविधाएं प्रोवाइड करेंगे स्कूल्स के अंदर। उतना ही नहीं, जो पोस्ट जैसे ही बच्चों का मैट्रिक होता है, बहुत सारे लोग देखा पैसा ना होने की वजह से वो पढ़ाई छोड़ देते हैं। ड्रॉप आउट रेशियो अगर देखेंगे, मुसलमानों के अंदर ही देखते हैं ड्रॉप आउट रेशियो, तो तकरीबन 50% है, 25 से 50% है। 8वीं तक 25% का ड्रॉप आउट देखते हैं, 10वीं तक बहुत सारे बच्चे पढ़ाई छोड़ देते हैं। तो इससे लड़ने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो सरकार की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स की तरफ से जो स्कॉलरशिप दिए जाते हैं इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए, मेडिकल की पढ़ाई के लिए, हम लोग अपने बच्चों को प्रोवाइड कराएंगे। उतना ही नहीं, बल्कि राज्य सरकार की तरफ से जो भी स्कॉलरशिप आता है उसका लाभ पहुंचाएंगे। और हमने एक और बड़ी समस्या देखा, काउंसलिंग का। सही मार्गदर्शन ना होने की वजह से बच्चे गलत निर्णय ले बैठते हैं। ग्रेजुएशन होने के बाद भी उनको ये नहीं पता होता कि उनके लिए बेहतर कौन सा चुनाव था। तो इसके लिए हम लोग प्रॉपर काउंसलिंग का प्रबंध करेंगे, गेस्ट लेक्चर्स का इंतजाम करेंगे ताकि बच्चों को नए नए एक्सपीरियंसेस मालूम हो, उनके पढ़ाई के प्रति रुचि को बढ़ाने के लिए।